हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर। आज आप लोग को क्लास 12 की पोएम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन कराऊंगा। इससे आप लोग में एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही सहायता प्राप्त हो सकती है यदि आप ध्यान से पढ़ें तो। और जैसा कि इसका पोएम का मैंने अध्ययन करा चुका हूँ, अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर पोएम आप लोग पढ़ लिए हैं तो ये सेंट्रलाइज क्या पैसेज जो है इसका एक्सप्लेनेशन करने में आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नहीं किए हैं तो पहले जाके आप लोग पोएम पढ़िए, फिर आप क्या कीजिए, रिफ्रेश एंड कॉन्टेस्ट देखिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है, हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दिया ताकि जब मैं भी वीडियो डालूँगा या कोई भी अपडेट में करूँ तो आप लोगों के पास मैसेज पहुँच सके। ठीक है, कई लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाते हैं जिससे उनको पता नहीं चलती है, कंप्लेन करते हैं सर मेरे पास तो आ ही नहीं रहा वीडियो। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को वीडियो साथ साथ प्राप्त होती रहे। चलिए स्टेंजा का आप लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। पहला आप लोग का है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे द लोइंग हेयर्ड विंड ब्लो स्लोली ओवर द ली द प्लग मैन होमवार्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होमवार्ड होना चाहिए। ठीक, होमवार्ड होना चाहिए। होमवार्ड प्लॉट्स हिज वरी वे एंड लीव द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो मैं बताता चलूँगा, मिसप्रिंट हुआ होगा तो वर्ल्ड है यहाँ पे। टू डार्कनेस एंड, यहाँ पे देखिए टू मी, डार्कनेस एंड टू मी है। ठीक है, टू अलग है, मी अलग है। ठीक है, तो रेफरेंस इसका हो जाएगा, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन एन एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। यानी कहने का मतलब है यह जो पंक्तियाँ हैं, यह स्टेंजा है, यह हमारी पोयम एन एल जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। ठीक है, कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। ठीक, और किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस ग्रे के द्वारा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है। तो कॉन्टेक्स्ट आपका होता है क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट की हिंदी क्या होती है? प्रसंग। तो इसमें देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट द पोएट इज सिटिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड। जो पोएट है वह एक गांव के, एक कस्बे के कोल्टी चर्चयार्ड मतलब होता है कब्र, कब्र में बैठा हुआ है। देयर इज ए मैन लेइंग बरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव ऑल अराउंड द चर्चयार्ड। और यहाँ बता रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ अपने लोग अपने छोटे छोटे से कब्रों में आराम कर रहे हैं या लेटे पड़े हैं। ठीक है, द डे इज गोइंग टू इंडेड, और यह संध्या का समय है, यानी कहने का मतलब दिन समाप्त हो रहा था। द पोएट इज रिमाइंडेड, पोएट याद दिलाता है, दैट कि नथिंग लाइफ इज एवर लास्टिंग, कि दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। डेथ कम्स टू ऑल, डेथ सबको आनी है। अब एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजा का। In this stanza, the poet says that the evening bell are ringing and telling the people that the day is to be over and soon there will be darkness everywhere। यानी कह रहा है, पहली पंक्ति में जो पहली लाइन थी इसमें बताता है पोएट कि गिरजाघर की घंटी बजने लगी है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि संध्या हो गई, यानी कहने मतलब दिन खत्म हो चुका है और हर जगह डार्कनेस यानी अंधेरा फैल चुका है। द विंड इज ब्लोइंग वेरी स्लोली, हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है। द कैटल आर रिटर्निंग होम, और जो पशु हैं जो चारागाह में थे अपने, वो भी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। एंड वी आर वेरी एगर टू सी देयर यंग वंस, और वो अपने छोटे बच्चों को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। एगर मतलब उत्सुक। द फार्मर, जो फार्मर है यानी किसान है, इस ट्राइड थका हुआ है, ऑफ हिज होल डे लेबर यानी पूरे दिन की मेहनत से। एंड और ही इज आल्सो रिटर्निंग होम स्लोली, और वो भी धीरे धीरे घर वापस लौट रहा है।
सो इसलिए ऑल दिस थिंग इंडिकेटेड, और इसलिए यह सभी वस्तुएं, ये सभी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, निर्देशित कर रही हैं दैट कि द डे इज़ गोइंग टू बी ओवर, दिन अब क्या हो रहा है, समाप्त हो गया है। एंड देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर, और हर जगह अंधकार छा गया है। द पोएट विल बी लेफ्ट, और ये सभी चीज़ें पोएट को वहीं पे क्या कर दी हैं, अकेला छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा, इसका जो पोएम है, सेकंड स्टेंजा आप लोग का हो रहा है बीनीथ। ठीक है, बीनीथ दोज रग्स एल्म्स एंड दैट eve tree shades where heaps the turf in many a molding heap, each in his narrow cell for ever लेड, एवर होना चाहिए, एवर लेड है। ठीक है, यफ की जगह पे आर है। ठीक है, एवर लेड। ठीक है, यहाँ पे एवर लेड कर लीजिएगा। ठीक है, एवर लेड। ठीक है, एवर लेड होगा यहाँ पे। तो द रूड फोर फादर ऑफ द होम हेमलेट गाँव, हेमलेट स्लीप, यानी हेमलेट एक गांव का नाम है, और फोर फादर मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहा है, द पोएट इज सिटिंग, वही सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है। द पोएट इज सिटिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड इन द इवनिंग, यानी जो पोएट है वो शाम के समय गांव के एक चर्चयार्ड में, एक कब्र में स्थान में बैठा हुआ है। इट विल सून become डार्क, और जल्द ही वहाँ पे क्या हो गया है, अंधकार छा गया है। ठीक है, एंड या देखिए एंड होना चाहिए। ठीक है, एंड होगा। द पोएट, यहाँ पे विल होगा, द पोएट विल बी लेफ्ट अलोन रेयर। ठीक है, और पोएट जल्द ही उस स्थान को छोड़ देगा। ठीक है, द पोएट इज रिमाइंड दैट, पोएट याद दिलाता है, नथिंग इन लाइफ इज एवर लास्टिंग एंड डेथ कम टू ऑल एट, यानी कहने का मतलब है कि जीवन, ठीक है, कहने याद दिलाता है दैट नथिंग इज लाइफ इज एवर लास्टिंग, यानी जीवन का अंत नहीं है और डेथ ही इसका अंतिम पड़ाव है। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसका। एक्सप्लेन में आप लोग का देखिए हो जाएगा, इन दिस स्टेंजा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोएट थिंक अबाउट द स्मॉल ग्रेव, यानी पोएट जो है वह एक स्मॉल ग्रेव के बारे में सोच रहा है। एंड और द डेड बॉडी, और डेड बॉडीज बरीड देयर, और उस कब्रों में जो पड़े हुए शरीर हैं, जो लोगों के शरीर हैं, उसके बारे में सोच रहा है। ही सेज दैट, वह कहता है दैट कि सम ग्रेव आर अंडर द एल्म ट्री, यानी कुछ कब्र एल्म पेड़ के नीचे हैं। एंड और सम आर इन द शेड ऑफ यू ट्री, और कुछ जो हैं वह ईव ट्री के छाए में हैं। देखिए दोनों पेड़, एल्म है, ईलियम और ईव, ये दोनों एक पेड़ का नाम है। देयर इज ड्राई ग्रास एवरीवेयर इन द ग्रेव यार्ड, और कह रहा है कि जितनी भी वहाँ कब्रें हैं उन कब्रों के ऊपर क्या हो चुके हैं, घासें जम चुकी हैं। द ग्रेव आर लाइक द हीप ऑफ द अर्थ, हीप मतलब होता है गट्ठर, हीप मतलब क्या होता है, गट्ठर होता है या टीला टाइप का होता है। ठीक है, जो स्थान ऊंचा उठता है। ठीक, तो कह रहा है कि द ग्रेव आर लाइक द हीप ऑफ अर्थ एंड, देखिए यहाँ पे एंड है, दे आर वेरी नैरो, यानी कहने मतलब है कि जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो क्या हो चुकी हैं, वहाँ पे हीप हो चुकी हैं, यानी कहने मतलब है वो टीला बन चुका है, यहाँ पे ऊंचा उठ चुकी हैं, यहाँ पे गट्ठर बन चुका है, यानी कहने मतलब है हर जगह घासों का जमघट हो चुका है। और दे आर वेरी नैरो, वो बहुत ही सक्रिय हैं। पुअर, गरीब, एंड अनसिविलाइज्ड, और अनसिविलाइज मतलब जिसकी संस्कृति न हो, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो। कॉमन पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के सामान्य से लोग आर लेइंग बरीड इन देयर इस ग्रीव, इस कब्र में लेटे पड़े हैं। एंड दे विल नेवर वेकअप, और वे कभी नहीं उठ सकते। ठीक है, चलिए
ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए जो मैं बताते जा रहा हूँ उसे आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, लिखने के लिए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं हम लोग। हाँ देखिए, थर्ड स्टेंजा आप लोग का कह रहा है, द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रूबुल्ट सेड, द कॉक्सरिल क्लोरिन और इकोइंग है। ठीक है, इकोइंग हॉर्न, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। ठीक है, आइए इसका कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे, द पुअर विलेजर आर स्लीपिंग इन देयर ग्रेव, यानी यहाँ पर इस स्टेंजा में बता रहा है, कहना चाह रहा है पोएट कि जो विलेजर्स हैं वह अपने अपने कब्र में लेटे पड़े हैं, सो रहे हैं। देयर ग्रेव आर नॉट इन गुड कंडीशन, और उनकी जो कब्रें हैं वो अच्छे कंडीशन में, अच्छी हालत में नहीं हैं। देयर इज ड्राई ग्रास एवरीवेयर इन द ग्रेव यार्ड, और बता रहा है कि उन सभी घासों, उन सभी कब्रों पर क्या उग चुकी हैं, घासें उग चुकी हैं। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट से दैट द मॉर्निंग इज प्लीजेंट विद द फ्रेगनेंट स्मेल, यानी कह रहा है, द पोएट से दैट, यानी स्टेंजा बता रहा है कि जो मॉर्निंग है, जो सुबह है, वह प्लीजेंट है, यानी प्रसन्नचित है, यानी कहना मतलब खुशनुमा है। विद द फ्रेगमेंट स्मेल, सुगंध से। एंड और द लाइट ब्रिज आर कॉलिंग एवरीबडी टू गेट अप रूम स्लीप। देखिए रूम होगा यहाँ पर, ठीक है, रूम होना चाहिए, रूम स्लीप। तो कह रहा है कि और जो लाइट है, यानी सूर्य का प्रकाश, जो ठंडी हल्की सूर्य की रोशनी है, वह सभी लोगों को अपने घरों से निकलने, यानी घरों से उठने का न्योता दे रही है। द स्मॉल विंड, छोटी छोटी हवा, यानी स्मॉल विंड का मतलब होता है हल्की हवा। सैलो अबाबिल, ठीक है, सैलो पक्षी आर एक्साइटेड एट द प्लीजेंट मॉर्निंग, यानी यह सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, व्याकुल हैं। एंड और आर ट्विटरिंग इन देयर, यहाँ देखिए इन देयर होना चाहिए, ट्विटरिंग इन देयर स्ट्रू बिल्ट नेस्ट, और वो अपने घास के बने हुए घोंसलों से क्या हो रही, चहचहा रही हैं। सुबह के समय का वर्णन कर रहा है, बता रहा है कि जो सुबह का समय है, देखिए यहाँ पे बता रहा है पहली लाइन में, द ब्रिजी कॉल ऑफ इनोसेंस ब्रिजन मॉर्निंग, यानी कहने मतलब ब्रिजी कॉल, जो ठंडी हवा है वह सुबह को बहुत ही आनंदित कर रही है। ठीक है, आनंदित कर रही है। और ये भी बता रहा है कि जो उस समय है, सैलो अबाबिल जो पक्षी है, वह अपने घास से बने हुए घोंसलों से चहचहा रहा है। ठीक है, और मुर्गा बहुत तेज बांग दे रहा है। ठीक है, मुर्गा जो क्या है, बहुत तेज़ी से अपना बांग दे रहा है, बांग देने वाले मुर्गे की बोली। ठीक है, द कॉक्स, देखिए यहाँ दिया है ना, द कॉक्स आर मेकिंग लाउड, यानी कॉक्स बहुत तेज चला है, स्टम्बलिंग तेजी से। एंड क्लियर कॉल द रिफ्लेक्टिव साउंड मेड बाय द सम एट हॉर्न डिस्टेंस टू एक्साइटेड, और दूर से आते हुए शिकारियों के भोंपों की आवाज़। ठीक है, यह सब सुबह का समय है। बट परंतु ऑल दीज थिंग्स, यह सभी वस्तुएं आर अनेबल, अनुपयोगी हैं, टू राउज द पुअर डेड विलेजर्स फ्रॉम देयर स्लीप हु ले बरीड इन देयर ग्रेव, यानी वह उन गरीबों को उनके कब्रों से उठाने के लिए सब क्या हैं, बेकार हैं, जो अपने कब्र में बहुत समय से लेटे पड़े हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। नेक्स्ट स्टेंजा मेरा ख्याल से ये आप लोग का लास्ट स्टेंजा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिखाई देगा क्लियर। ठीक है, देखिए चौथा स्टेंजा है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टोल, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑफ स्कोर्स, नॉट ग्रैंडियर हियर विद द disdainful स्माइल, द सॉर्ट ऑफ सिंपल एनल ऑफ द पुअर।
तो इसमें पोएट यह बताना चाह रहा है, देखिए कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है द पोएट इज सिटिंग, वही सेम है, कंट्री चर्चयार्ड, वह गांव के एक कब्र में बैठा हुआ है। दे आर मेइंग लेइंग बरीड देयर स्मॉल ग्रेव, जहाँ के लोग अपने छोटे से क्रेव में लेटे पड़े हैं। एंड नो बडी एंड कोई भी, नो बडी एंड नो साउंड, कोई भी व्यक्ति और ना कोई आवाज़, कैन अवेक टर्न अप, उसे उठा सकती हैं। दे विल नेवर कम बैक, और वो वापस नहीं आएंगे टू लाइफ, जीवित होकर, बिकॉज क्योंकि दे हैव डाइड, वो मर चुके हैं। दे आर वेरी सिंपल, वे बहुत, देखिए सिंपल है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, अनएजुकेटेड एंड पुअर, ये बहुत ही साधारण, अशिक्षित और गरीब लोग हैं, ठीक है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रेफरेंस सबका सेम ही होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है कि रेफरेंस हम क्या करना है क्या नहीं करना है, सबका सेम ही रेफरेंस होगा, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजा का। तो एक्सप्लेन में आप लोग का हो जाएगा, इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट, इस पंक्तियों में कवि कहता है दैट कि द पीपुल हु आर बरीड हर ईयर, यानी जो यहाँ पर सोए पड़े हैं, ठीक है, या थके पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, आर वेरी सिंपल एंड यूजफुल, वो बहुत ही साधारण और उपयोगी थे। दे वर्क हार्ड फॉर द नेशन, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत ही मेहनत की। फेट नेवर फेवर, लेकिन भाग ने उनका साथ नहीं दिया। एट, तब भी दे वे आर ऑलवेज कंटेंट, लेकिन वो हमेशा शांत रहे, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ देयर लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, उनके जीवन का जो इतिहास है बहुत ही छोटा और साधारण है। देखिए सिंपल है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। सो इसलिए द रिच, अमीरों को, एंड ग्रेट पीपुल, महान लोगों को, शुड नॉट लाफ, नहीं हंसना चाहिए, एट देम, उन पर, दे शुड नॉट सी देम विद द हेटर, और उन्हें घृणा के साथ नहीं देखना चाहिए, ठीक है, घृणा के साथ नहीं देखना चाहिए। और ये यहाँ इस पोएम का लास्ट स्टेंजा था, ठीक है। तो अगर स्टेंजा पसंद आई हो या इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। और जल्दी मैं अन्य वीडियो को भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जो रेफरेंस में बताते जाना उसे आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, कॉपी में लिखते जाइए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट कर दिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मित्रों।